नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका TV9 भारतवर्ष में। न्यूज काउंटर की करने जा रहे हैं शुरुआत और एक बदले अंदाज में आपको न्यूज काउंटर को दिखाने जा रहे हैं। और न्यूज काउंटर में सबसे पहले बात करने जा रहे हैं उस शिक्षा क्षेत्र के उस अव्यवस्था की जो छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करती है, खेलती है। सबसे पहले CBSE की बात कर लेते हैं, जो पहले बच्चों के नंबर काटता है और फिर विवाद बढ़ता है तो मान लेता है कि गलती हो गई, परीक्षा को मजाक बना दिया गया है। और आप समझिए कि क्या कुछ हो रहा है। यानी जिन बच्चों का भविष्य दांव पर था उनसे कहा जा रहा है सॉरी, सिस्टम से मिस्टेक हो गया। उधर यूपी में SSC और GD की परीक्षा को लेकर ऐसा बवाल मचा हुआ है कि सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक हर जगह छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा। कहीं पेपर में गड़बड़ी के आरोप है, कहीं सेंटरों की अव्यवस्था है, तो कहीं प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। छात्र आखिरकार पूछ रहे हैं कि जब परीक्षा ही भरोसेमंद नहीं तो फिर मेहनत पर हम भरोसा करें तो करें कैसे, ये सबसे बड़ा सवाल है। यानी देश की शिक्षा व्यवस्था का हाल यह है कि किताबों में परीक्षा बच्चों की होती है, लेकिन जमीन पर हर बार सिस्टम ही परीक्षा में फेल नजर आता है। कहीं नंबरों पर विवाद है, कहीं भर्ती पर बवाल है और बीच में लटका है लाखों युवाओं का भविष्य। आज न्यूज काउंटर में हम इसी नाकाम शिक्षा व्यवस्था का एक्सरे करने जा रहे हैं। अब आपको सबसे पहले प्रयागराज की तस्वीर दिखाते हैं। ये तस्वीर देखिए और कंप्यूटर, टेबल, डेस्क, कुर्सी सब में तोड़फोड़ हो रहा है। क्यों भाई, क्यों हो रहा है? आप सोच रहे होंगे कि क्या ये कोई उपद्रवी हैं? तो जवाब नहीं है, आप गलत हैं, क्योंकि ये SSC और GD के अभ्यर्थी हैं जो परीक्षा कराने में नाकाम सिस्टम की अव्यवस्था को उजागर कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि सरकार कैसे, सिस्टम कैसे उनका मजाक बना चुका है। ये SSC एडिक्विटी एग्जाम ले रही है और SSC GD में धांधली हो रही है। सीता सिंह कॉलेज है तो लड़के तोड़फोड़ कर रहे हैं। अब ये पूरा मामला आपको बताने जा रहे हैं। मामला संगम नगरी प्रयागराज का है और जहां ये तोड़फोड़ हो रही है वो जगह है सराय इनायत के सुनीता सिंह अनीता सिंह महाविद्यालय का। सोमवार को भीषण गर्मी में कर्मचारी चयन आयोग यानी SSC ने छात्रों के साथ एक अनोखा मैनेजमेंट वाला गेम खेला है। खेल का नियम सिंपल था, 1035 छात्रों के लिए 505 कंप्यूटर, यानी एक कंप्यूटर दो या दो से अधिक छात्र। अब परीक्षा कैसे होगी, यह सबसे बड़ा सवाल है। एक छात्र माउस पकड़ेगा, दूसरा कीबोर्ड पकड़ेगा और तीसरा बच गया तो वो उसका स्क्रीन पकड़ कर बैठ जाएगा। बस इसका लॉजिक मत पूछिएगा, क्योंकि नाकाम सिस्टम के इस सच को चुपचाप स्वीकार कर लीजिए और यही सिस्टम है, यही सरकार है। अब प्रयागराज की इस तस्वीर से दिल भर गया हो तो अब आपको लखनऊ की तस्वीर दिखाते हैं। कुछ अलहदा नहीं है वहां की तस्वीर, वहां भी हालात कुछ ऐसे ही हैं, क्योंकि सिस्टम वहां भी फेल हुआ है और छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया, मजाक बना दिया गया है। लखनऊ की तस्वीर देखिए, 46 डिग्री सेल्सियस की चिलचिलाती धूप और लू के बीच जहां आम इंसान का घर से निकलना मुश्किल है, वहां ये छात्र अपने भविष्य को संवारने के लिए 100-100 किलोमीटर दूर सरकारी बसों में, ट्रेनों में, जर्नल बोगी में सफर करके लखनऊ पहुंचे, धक्के खाते हुए। लखनऊ के सिटी मॉडर्न एकेडमी स्कूल में परीक्षा देने पहुंचे, लेकिन सिस्टम की नाकामी ने उनके सपनों पर पानी फेर दिया। भीषण गर्मी की चुनौतियों का सामना करते हुए छात्र जब परीक्षा केंद्र पहुंचे तो पता चला कि सर्वर ठप पड़ा हुआ है, सिस्टम फेल हो गया है और उनका मजाक बनाया जा रहा है। अब देखिए, सर्वर ठीक कराने के नाम पर छात्रों को पहले धूप में घंटों इंतजार कराया गया और आखिरकार
परीक्षा रद्द करने का फरमान सुना दिया गया। फिर क्या था? जो 100 किलोमीटर से बसों में, प्राइवेट गाड़ियों में, ट्रेन के जनरल बोगियों में सफर करके आया था, उसका गुस्सा क्यों ना फूटे? इस लापरवाही से दूर दराज से आए छात्रों ने स्कूल के बाहर जमकर हंगामा किया है और हंगामे की तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। अब आप ये 4 तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं, कैसे छात्रों के सर का बांध टूट गया और सिस्टम के खिलाफ छात्रों ने हल्ला बोल दिया। कानपुर, प्रयागराज, गोरखपुर, लखनऊ, हर जगह हंगामा मचा हुआ है। आखिरकार 4 जिलों में पेपर सरकार को रद्द करने का फैसला करना ही पड़ा। अब जरा सोचिए, प्रशासन ने तो पेपर रद्द कर दिया, लेकिन सवाल यह है कि छात्रों के भविष्य से होने वाले खिलवाड़ की जवाबदेही किसकी है? इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? यह सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन उससे पहले एक रील देखिए। देखो यहाँ पे एसएससी का पेपर लीक हो चुका है। यहाँ 500 अभ्यर्थियों की आज जीडी की परीक्षा थी, एसएससी जीडी की, और 250 अभ्यर्थियों को यहाँ अंदर ले लिया गया और 250 अभ्यर्थियों को कहा गया आप बाहर जाइए, आप अनाथ हैं, आपका कोई पूछने वाला नहीं है। इतना आपके पास कैपेसिटी था, उतने का सेंटर क्यों नहीं बनाए? मैं आपको ये बोल रहा हूँ, आपके पास जितने कंप्यूटर व्यवस्था थे उतने की आपने क्यों नहीं बनाए? सुबह से 4:30 बजे से हम निकले हैं, लाइब्रेरी से पढ़ के डायरेक्ट पेपर देने आ रहे हैं यहाँ पे। इन सबको तो हालत पता चल नहीं रहा है, चेहरा दिख नहीं रहा है। एग्जाम कैंसिल हो गया और नोटिफिकेशन कोई नहीं आया अभी तक। और उत्तर प्रदेश में एसएससी जीडी की परीक्षा फेल नजर आई है सरकार इस परीक्षा को कराने में। कई जिलों में अव्यवस्था की भेंट चढ़ गई है परीक्षा। कानपुर में समय से पहले पेपर बांटने के आरोप लगे। लखनऊ में सर्वर फेल होने के घंटों बाद पेपर रद्द होने की जानकारी दी गई और प्रयागराज में क्षमता से 2 गुने छात्र बुला लिए गए। नाराज छात्रों ने परीक्षा सेंटर पर जमकर तोड़फोड़ की। गोरखपुर में आधे अभ्यर्थियों को वापस लौटा दिया गया, जबकि 4 जिलों में दूसरी तीसरी की पारी परीक्षा को सरकार को आखिरकार रद्द करना पड़ा। अब केंद्र सरकार अर्धसैनिक बलों की परीक्षा में, कांस्टेबल भर्ती की परीक्षा में इस तरह की व्यवस्था आखिरकार कैसे कर रही है, यह सबसे बड़ा सवाल है। अब एसएससी जीडी में अव्यवस्था का आलम आपने देखा। अब बात करते हैं राष्ट्रीय स्तर के शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई की करने जा रहे हैं और खबर को बदलते हैं। सीबीएसई का रिजल्ट कई छात्रों के लिए खुशी नहीं बल्कि सवाल लेकर आया है। किसी ने कहा कि नंबर उम्मीद से कम है, किसी ने कहा सही जवाब के बावजूद मार्क्स काट दिए गए, और वेदांत श्रीवास्तव जैसे मामले ने तो सीधे सीधे पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए हैं। आरोप लगा कि री इवैल्यूएशन में गलत आंसर शीट भेज दी गई, फिर नंबर सुधारे गए। यानी सवाल यह है कि अगर छात्र आवाज नहीं उठाता है तो क्या यह सिस्टम उसका भविष्य उसके नंबरों के साथ खिलवाड़ करेगा और गलत नंबरों के साथ उसका भविष्य तय किया जाएगा। सीबीएसई का ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम अब पूरे कटघरे में और सवालों के घेरे में है और छात्र पूछ रहे हैं कि क्या तेजी से रिजल्ट देने की दौड़ में एक्यूरेसी पीछे छूट जाएगी? अगर ऐसा होगा तो कैसे काम चलेगा? अब देखिए, सीबीएसई का पूरा विवाद सिर्फ कम नंबर का नहीं बल्कि उस सिस्टम पर सवाल है जिस पर करोड़ों छात्रों का भविष्य टिका हुआ है।
इस विवाद का सबसे चर्चित चेहरा बने हैं वेदांत श्रीवास्तव नाम का एक छात्र। पूरा मामला क्या है वो समझाने की आपको कोशिश करते हैं। फिजिक्स में वेदांत को उम्मीद से बहुत ज्यादा कम नंबर आए। वेदांत का पेपर अच्छा गया था, उसको इस बात से गिला था कि ऐसा कैसे हो सकता है। रीइवैल्यूएशन की मांग की गई और रीइवैल्यूएशन में जो भेजी गई कॉपी की लिखावट है वो वेदांत की लिखावट से अलग मिली है। मतलब कॉपी कुछ और लिखा गया, भेजा गया कुछ और उसके बाद वेदांत ने दूसरे छात्र के आंसर शीट भेजने का आरोप लगाया। उसके बाद सीबीएसई के दिमाग की बत्ती जलती है। मामला वायरल होने के बाद सीबीएसई ने इस पूरे मामले में अपने स्तर पर जांच करवाने का फैसला किया। जांच शुरू हो गई, बाद में सही कॉपी भेजकर नंबर को सुधार करने का भरोसा दिया गया। लेकिन यह कितना बड़ा लैप्स है सिस्टम में। पहले कम नंबर से पीसीएम प्रतिशत मतलब 75% से उसका जो मार्क्स था वो नीचे था। कम नंबर से इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन उसका मुश्किल था और सुधार के बाद नंबर बढ़ गया। अब वेदांत के नंबर 75% हो गए। बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार अगर कॉपी सही थी तो पहले कम नंबर कैसे आए हैं? क्या ओएसएम सिस्टम में दूसरी कॉपी लिंक हो गई थी? कितने और छात्रों के साथ ऐसी ही गलती की गई होगी और इस गलती का खामियाजा छात्रों के भविष्य पर रिफ्लेक्ट करेगा। तेजी से रिजल्ट देने में वास्तविकता से क्या समझौता किया गया है, यह भी एक बड़ा सवाल है। अगर मामला वायरल नहीं होता तो क्या सिस्टम सुधारा जाता और छात्रों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ है उसका जिम्मेदार कौन है, यह सबसे बड़ा सवाल है। चलिए न्यूज काउंटर में अब खबर को बदलते हैं और बात करने जा रहे हैं कि दिल्ली में जो महंगाई है उसका सितम कैसे दिल्ली वालों पर पड़ रहा है और सस्ती ईंधन वाली सीएनजी अब आपके लिए क्या। इस महंगाई भरे दौर में जब 12 दिन में 4 बार कीमतें बढ़ गई हैं तो फिर आपके लिए सीएनजी गाड़ी खरीदना या उसमें चलना किफायती रह गया है। क्योंकि एक वक्त था जब दिल्ली एनसीआर में गाड़ी खरीदने वाले शोरूम से पहले पूछते थे सीएनजी वेरिएंट है क्या इसमें। वजह साफ थी कि जेब को राहत मिलती थी, लेकिन आज वो राहत आफत बन चुकी है क्योंकि सीएनजी की कीमत 12 दिन में चौथी बार बढ़ गई है। सीएनजी की पहचान सस्ते ईंधन के तौर पर होती है, लेकिन आज वो पहचान पूरी तरह से कमजोर साबित हो रही है। इसके कई कारण हैं। पहला कारण, सीएनजी भयंकर महंगी हो चुकी है। जो कभी पेट्रोल से आधी कीमत पर थी, आज वो पेट्रोल को टक्कर दे रही है। बराबर का मुकाबला 2-4 रुपए ऊपर नीचे है। और दूसरा कारण, सस्ती वाली पहचान उसकी खत्म होती जा रही है क्योंकि मामला अब सीएनजी का जो दाम है जो आप लोग भराते होंगे 80 के ऊपर जा रहा है। अब सीएनजी मिडिल क्लास के लिए बचत का सौदा नहीं रही है। बढ़ती कीमत को देखकर तो यही कहा जा सकता है। तीसरा कारण, सीएनजी गाड़ी तो आप ले लेते हैं, लंबी लाइनें, समय की बर्बादी, दाम तो प्रीमियम कर चुके हैं, लेकिन आज भी पंप पर वही लाइन में आपको खड़े रहने के लिए मजबूर किया जाता है। यानी पैसा भी गया और आपके समय के साथ भी खिलवाड़ किया जा रहा है। बीते 12 दिनों के अंदर, जैसा कि मैंने 2 बार पहले भी बताया आपको, सीएनजी के दाम 6 रुपए प्रति किलो तक बढ़ गए हैं। नतीजा क्या है? इतिहास में पहली बार दिल्ली में सीएनजी की कीमत 80 के आंकड़े को पार कर चुकी है। पूरे एनसीआर की बात करें तो नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद में तो सीएनजी 90 रुपए प्रति किलो बिक रही है और मजबूरन जो गाड़ी खरीद चुके हैं वो इसी पर भराने के लिए मजबूर है। अब यकीन नहीं आता तो इन आंकड़ों को गौर कीजिए और गौर से देखिए जो आंकड़े अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं। 14 मई को दिल्ली में जो सीएनजी 77 रुपए थी वो अगले ही दिन यानी 15 मई को 2 रुपए महंगी होकर 79 रुपए 9 पैसे हो गई। इसके बाद आगे बढ़िए, इसके बाद भी आपको राहत नहीं मिलती है। 17 मई को कीमत बढ़ जाती है, फिर 1 रुपए दाम बढ़ा दिया जाता और अब दाम 80 के पार चले गए। 23 मई को ये जो टैली बनाया है मेरे सहयोगी साकेत ने, उसको बहुत ध्यान से देखिएगा। अब देखिए 80 के पार चले गए। अब आते हैं 17 के बाद 23 मई। 23 मई को फिर एक बार धीरे से बढ़ा दिया गया और आज यानी 26 मई जब मैं इस शो को कर रहा हूं और आपको कीमतें बता रहा हूं तो सीएनजी को सीधे 2 रुपए का और झटका लगा और दिल्ली एनसीआर में कीमत 90 रुपए के पार पहुंच रही है। इस लगातार बैक टू बैक बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में सीएनजी की कीमत 83 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई है, जबकि नोएडा और ग्रेटर नोएडा में कीमत 91 रुपए 70 पैसे प्रति किलो के आंकड़े को पार कर गई है। अब सवाल यह उठता है कि क्या दिल्ली एनसीआर का वो ग्रीन और किफायती सीएनजी मॉडल पूरी तरह से फेल हो चुका है? सरकार का एजेंडा क्या है? क्या इसीलिए ग्रीन एनर्जी को लाया गया था?
क्योंकि जब पेट्रोल और सीएनजी के दामों में सिर्फ 10 या 15 रुपए का फर्क रह जाएगा और ऊपर से घंटों लाइन में लगने का टैक्स चुकाना पड़ेगा, तो आम आदमी आखिरकार सीएनजी गाड़ी क्यों खरीदेगा? और एक सबसे महत्वपूर्ण बात, सीएनजी गाड़ी खरीदने के लिए आपको पेट्रोल और डीजल से ज्यादा कीमत देना पड़ता है, क्योंकि अलग से उसमें टैंक लगाया जाता है। तो देखिए, पेट्रोल वर्सेस सीएनजी वर्सेस ईवी, ये भी एक कंपैरिजन आपको बताता हूं। ईंधन मौजूदा कीमत दिल्ली में, औसत माइलेज और प्रति किलोमीटर जो खर्च है, जरा वो जान लीजिए। वो ग्राफिक जरा प्ले करिए। अब देखिए, पेट्रोल 102 रुपए प्रति लीटर है। माइलेज की अगर बात करें तो लगभग 15 किलोमीटर प्रति माइलेज आता है और खर्चा आपका गिरता है इस पे लगभग 6.5 रुपए या 6 रुपए 8 पैसे 80 पैसे प्रति किलोमीटर। वहीं सीएनजी की बात कर लेते हैं। सीएनजी की कीमत क्या है? 83 रुपए प्रति किलो। माइलेज आपको 22 से 25 किलोमीटर प्रति केजी में, और पैसे के रूप में माइलेज अगर देखें तो लगभग 3.5 रुपए के आसपास आपको आता है इसकी कीमत। ईवी में बात कर लीजिए, 8 रुपए प्रति यूनिट आप बिजली इस पर खर्चा करते हैं। 6 से 7 रुपए किलोमीटर प्रति खर्चा आता है। 6 से 7 किलोमीटर इसमें चलती है एक यूनिट में, और लगभग 1 रुपए से लेकर 1.5 रुपए प्रति किलोमीटर आपका खर्च आता है इस पर। सवारी हमें पैसे नहीं देती है, गैस पे पैसे बढ़े जा रहे हैं। सवारी कॉल करती है, ये क्या करें, हम भी परेशान हैं। मैंने 2019 में गाड़ी ली थी, 45 रुपए थी सीएनजी। हमारा किराया वही चल रहा है, हमें वही मिल रहा है, लेकिन आज सीएनजी दूने पे पहुंच गई है। 100% 100 पार करेगी ये सरकार। महंगाई तो आम आदमी के लिए तो बहुत बड़ी मुसीबत की बोझ है ना। कोई कमाई नहीं हो रहा है, महंगा हो गया हम लोग का। नहीं तो फिर खर्चा लेकर पाता है नहीं, कुछ क्या करें फिर। अब गाड़ी ली है तो चलाना पड़ता है, अब महंगाई इतनी हो रही है। चलिए अब खबर बदलते हैं, ब्रांडिंग चेंज करते हैं और बात करने जा रहे हैं महंगाई की, जिसने आपके जायके को बिगाड़ दिया। क्योंकि महंगाई का टॉर्चर इस वक्त पूरा देश झेल रहा है और इसका असर शहर शहर पड़ रहा है। हर चीज पर इसका इंपैक्ट दिखना शुरू हो चुका है। पश्चिम एशिया में जिस तरह का तनाव है, उससे डीजल पेट्रोल महंगा हो रहा है और उसकी मार अब सीधे आपकी रसोई, शादी ब्याह और आपके बजट पर पड़ रहा है। देश के सबसे बड़ी ड्राई फ्रूट मार्केट खारी बावली में सूखे मेवों की कीमत 25 से 30% तक बढ़ गई है। सप्लाई चेन टूट गई है और उससे बादाम की अगर बात करें तो 1000 रुपए से बढ़कर 1300 रुपए बादाम पहुंच गया है। पिस्ता 2000 रुपए किलो था और उसकी कीमत पहुंच गई है, और खुबानी 1000 रुपए किलो तक पहुंच गया है। बढ़ती कीमत और भीषण गर्मी के कारण बाजार से ग्राहक गायब है, जिससे बिक्री में भारी गिरावट देखी जा रही है। अगर हम पिछले 2 साल की बात करें तो कस्टमर के कम से कम हमारा 60% कमी आ चुकी है कस्टमर में हमारे यहाँ पे। नहीं, ड्राई फ्रूट मार्केट में मिडिल ईस्ट के बाद से तो फ़र्क पड़ा है, क्योंकि 20 से 25% रेट्स जो है वो हाइक पे आ गए थे। ट्रांसपोर्ट वाले ऑपरेटर जो है वो सब भाड़ा बढ़ा देते हैं। भाड़ा बढ़ने से वो माल के ऊपर ही भाड़े की कॉस्ट पड़ती है, तो इसलिए रुपये 2 रुपये महंगा हो रहा है माल भी। यहाँ मटेरियल ख़राब होने की भी प्रॉब्लम हो रही है, ट्रांसपोर्टेशन भी स्लो हो गई है और ओवरऑल फ्रेट भी महंगा हो गया। ये सब दिक्कतें आ रही है और इस साल बेइंतहा गर्मी होने की वजह से थोड़ी डिमांड भी स्लो है। अब आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे इस युद्ध का असर ड्राई फ्रूट पर पड़ रहा है, तमाम चीजों पर उसका पड़ रहा है, और सीधे तौर पर असर ऐसा है कि कीमतें 25 से 30% बढ़ गई हैं। ये देखिए, पिस्ते की तस्वीर देख रहे हैं। अब सिर्फ आप उसको टीवी में और पिक्चर्स में देखिए, क्योंकि दाम इतने ज्यादा बढ़ गए हैं। ड्राई फ्रूट्स की कीमत 25 से 30% बढ़ गए हैं और युद्ध का सीधा असर इस पर पड़ गया है। अब आपको बताते हैं कि कैसे युद्ध का असर ड्राई फ्रूट्स पर पड़ रहा है और आपकी थाली, आपकी कटोरी, आपकी प्लेट से ड्राई फ्रूट्स कैसे गायब होती जा रही है। ड्राई फ्रूट्स की कीमत 25 से 30% बढ़ गई है। बिक्री में लगभग ऐसा दावा किया जा रहा कि 30 से, थोड़ा प्लेट चेंज करिए, 30 से 40% की गिरावट हो चुकी है।
पिछले 2 महीनों में 200 से लेकर 400 रुपए प्रति किलो तक दाम बढ़ चुके हैं, जिसका मैं जिक्र कर रहा था। बिक्री में 30 से 40% की गिरावट, 200 से 400 रुपए प्रति केजी दाम बढ़ चुके हैं। और बादाम की अगर बात करें तो 300 रुपए प्रति किलो बादाम महंगा हो गया। कैसे खाएंगे आप, क्योंकि दिमाग तो तेज करना है। पिस्ता 300 रुपए से 500 रुपए किलो महंगा हो गया है। खुबानी 200 रुपए किलो महंगी हो गई है। ऐसे में सवाल ये कि आम आदमी को राहत कहां मिलेगी। थाली से सब्जी गायब है, ड्राई फ्रूट्स गायब है, तेल महंगा होता जा रहा है, सीएनजी महंगा होता जा रहा है, और अब आम इंसान करे तो करे क्या। न्यूज काउंटर में अब खबर को बदलते हैं और बात करने जा रहे हैं बकरीद पर मचे बवाल की। और कलेश हो रहा है लखनऊ से लेकर बंगाल तक, महाराष्ट्र से लेकर उड़ीसा तक, चारों तरफ बवाल मचा हुआ है। मुंबई की बात करने जा रहे हैं सबसे पहले, क्योंकि बकरीद में कुर्बानी पर कलेश हो रहा है। मुंबई से सटे मीरा रोड के पूनम क्लस्टर सोसाइटी में बकरीद से पहले तनाव चरम पर था। यहां कुर्बानी के बकरों के लिए बनाए गए एक अस्थायी शेड को हटाने के बाद 2 पक्षों के बीच विवाद शुरू हो गया। हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने सोसाइटी में सुअर के साथ घुसने की कोशिश की, जिसे पुलिस ने पहले रोक दिया। तनाव इतना ज्यादा बढ़ गया कि दोनों पक्षों के बीच हाथापाई और ब्लेड से हमले की खबर आ रही है। पुलिस फिलहाल मौके पर तैनात है और मामले की जांच की जा रही है। अब सबसे पहले पूरा मामला मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं और यह जानिए आखिरकार कुर्बानी पर बकरीद पर कलेश क्यों है। बकरीद से पहले मुंबई में मीरा रोड की पूनम क्लस्टर सोसाइटी में विवाद की शुरुआत हुई है बीती रात। कुर्बानी के बकरों के लिए बनाए गए एक अस्थायी शेड से, जिस पर हिंदू पक्ष ने आपत्ति दर्ज कराई। शिकायत के बाद स्थानीय प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए इस अस्थायी शेड को डिमोलिश यानी तोड़ दिया। लेकिन हंगामा तब और ज्यादा बढ़ गया जब मुस्लिम पक्ष रात में दोबारा शेड लगाने की कोशिश करने लगा। इसी बात को लेकर दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। बात कहासुनी से बढ़कर हाथापाई और ब्लेड पर हमले तक पहुंच गई। अब बात यही नहीं रुकती है, ये तो रात की बात हो गई। विरोध में आज सुबह सुबह हिंदू संगठन के लोग वरा पूजा के लिए सुअर लेकर सोसाइटी में घुसने लगे। आप कुर्बानी कर रहे हैं तो हम सुअर की पूजा करेंगे। इससे विवाद और भी ज्यादा गहरा हो गया। हाथापाई की खबर है, ब्लेड चलने का दाव है और घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को काबू करने के लिए इलाके में भारी भरकम पुलिस बल तैनात किया गया। वहीं पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। यह जानने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार ब्लेड चलने के आरोप पे कितना दम है, कितनी सच्चाई है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक स्थिति फिलहाल नियंत्रण में है, लेकिन एहतियातन इलाके की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। अधिकारियों ने लोगों से शांति बनाए रखने और अफवाहों से बचे रहने की अपील की है। अब मुंबई की इस खबर के बाद खबर को भी बदलते हैं और ब्रांडिंग को चेंज करते हैं। बात करने जा रहे पश्चिम बंगाल, जो चुनाव का परिणाम आने के बाद से लगातार चर्चा में है। चर्चा में क्यों है? क्योंकि डिटेंशन का डर उनको सता रहा है, जो घुसपैठिए थे, और उसके चलते सरकार ने एक फैसला लिया और अब बंगाल में भगदड़ मच गई है। पश्चिम बंगाल में अवैध घुसपैठियों में भगदड़ मची हुई है, क्योंकि कल तक जो पश्चिम बंगाल में अवैध घुसपैठियां, किसी के लिए बंगाल स्वर्ग से कम नहीं था। आज वहां वोट बैंक की राजनीति के चक्कर में कागजों की हेर फेर करके वो लोग अवैध को वैध बनाने का खेल वहां पर धड़ल्ले से चल रहा था। वहां की आबो हवा बदल चुकी है। ये तस्वीरें उत्तर 24 परगना के वशीर हाट सब डिवीजन में मौजूद हाकिमपुर चेक पॉइंट की है। इसके बाद बांग्लादेश शुरू हो जाता है। यहीं से घुसपैठ पहले हुआ करती थी, लेकिन आज नजारा बदल गया है। आज सुबह 100 से ज्यादा बांग्लादेशी पुरुष, महिलाएं और बच्चे इकट्ठा हुए। ये सभी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को पार कर वापस अपने देश लौटना चाहते हैं। यह हृदय परिवर्तन क्यों हुआ है? क्योंकि मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने जब से सुपर एक्शन मोड वाला गियर ऑन किया है ना, तब से घुसपैठियों के पैरों तले जमीन खिसक गई है। दशकों से भारतीय संसाधनों पर कुंडली मारकर बैठे ये अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिए को ये बात समझ में आ गई है कि मुफ्त के बिरयानी के दिन लग चुके हैं। अब सिर्फ कानून का डंडा चलेगा।
घुसपैठियों की रातों की नींद हराम करने में सबसे बड़ा हथियार साबित हुए हैं होल्डिंग सेंटर्स। क्या है ये होल्डिंग सेंटर, जरा वो भी जान लीजिए। गृह मंत्रालय की गाइडलाइंस का पालन करते हुए राज्य सरकार ने मालदा, मुर्शिदाबाद जैसे संवेदनशील जिलों में न सिर्फ ऐसे सेंटर्स बनाए गए हैं, बल्कि धरपकड़ कर घुसपैठियों को उसमें डालना शुरू कर दिया है। अब इनको पता चल रहा है कि बिना माने एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट किसी भी देश में या किसी भी राज्य में घुसना कितना महंगा पड़ सकता है। अभी जाके जैसे आप सब जानते हैं, अभी जो एसआर हुआ उसके बाद जो डिलीटेड हुआ है, कई लोग जो है अभी डिपोर्ट हो रहे हैं और कई लोग जो है भाग रहे हैं। अभी आप तो देख ही रहे हैं, यह तो होना ही था। मेरा ख्याल से इनको विरोध करने का कोई ज़रूरत नहीं है। कोई लीगलिटी लेके, पासपोर्ट लेके, वीज़ा लेके कोई देश के सफ़र कर सकते, इसी के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कोई बेआईनी, उनका बांग्लादेश का नागरिक है, उनका रहने वाला है, वो बंगाल के आके भारत के कोई अंतर्राज्य आके तो नहीं आना चाहिए। देश के नागरिक का ही हक होता है देश के रिसोर्सेज पे। अभी डबल इंजन सरकार आई है, वहाँ नज़्म व नस्क, लॉ एंड ऑर्डर ठीक किया जाएगा, वहाँ इलीगल इमिग्रेशंस को स्टॉप किया जाएगा, वो बंगाल हो या कश्मीर हो। उसके बाद करप्शंस को करब किया जाएगा और जो भी बेहतर होगा वो अच्छा किया जाएगा। पहली बात मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा, ये 27 लाख जो आपने जिनको निकाल दिया है, उसमें से पहले आप एक लिस्ट जारी करिए कि उसमें से कितने बांग्लादेशी, कितने रोहिंग्या। यू डू दैट फर्स्ट यू डू दैट। और ये डिटेंशन सेंटर जो है, हमने आसाम में, हमको मालूम है कि किस तरीके से लोगों को रखा गया है। आप बोल रहे हैं कि जो घुसपैठियाँ हैं उनको आप इंडिया में नहीं रहने देंगे, वो इलीगल तरीके से रह रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, आप उसको करना चाहते हैं, लेकिन आप 27 लाख वोटर में से इतने दिन तक जो आप एलिगेशन लगाए कि सब बांग्लादेशी, सब रोहिंग्या है, पहले लिस्ट तो निकालो भाई। किस आधार पे आप उन लोगों को अंदर घुसाओगे? किस आधार पे, किस आधार पे आप उनको बुलाओगे? अब देखिए, बंगाल में सरकार बदली, हवा बदली, फिजा बदल गई और सिर्फ 2 जिलों में डिटेंशन सेंटर बना है और इसका इंपैक्ट ऐसा हो रहा है कि मुर्शिदाबाद जैसे जो बॉर्डर के एरिया में है, वहां पर सैकड़ों की तादाद में लोग इकट्ठा हो गए हैं। बिना कहे लोग देश छोड़कर जा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि अब हमें भारत में नहीं रहना है, क्योंकि उनको डर है कि घुसपैठियों के लिए बनाए गए ये होल्डिंग सेंटर्स में सरकार उनको डाल देगी। ये पहला मालदा का होल्डिंग सेंटर देखिए, यहां सरकार ने एक इमारत को होल्डिंग सेंटर घोषित कर दिया कि जो अवैध घुसपैठिया है वो अगर पकड़ा जाएगा तो यहीं डाला जाएगा। पहली तस्वीर मालदा की है और दूसरी तस्वीर जिसका जिक्र कर रहा था, मुर्शिदाबाद की तस्वीर देखिए। यह मुर्शिदाबाद वाला होल्डिंग सेंटर है। सरकार ने यहां अवैध घुसपैठियों के लिए इस तरह के होल्डिंग सेंटर्स बनाए हैं। मालदा में अब तक 9 लोगों को लाया गया है, इनमें से 3 महिलाएं और 6 नाबालिग बच्चे हैं, जबकि होल्डिंग सेंटर में 12 से ज्यादा पुलिसकर्मी भी इनकी सुरक्षा में तैनात किए गए हैं। मुर्शिदाबाद में भी 3 बांग्लादेशी घुसपैठियों को पकड़कर रखा गया है। ये सभी लाल गोला होल्डिंग सेंटर भेज दिए गए हैं। गिरफ्तार लोगों के नाम मोहम्मद सलीम, मोहम्मद रुबेल और शरीफुल इस्लाम है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक इनके पास भारत में रहने के कोई वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं मिले हैं, उसके बावजूद ये बॉर्डर पार करके यहां पर आ गए। महीनों से यहां पर रह रहे थे, रोजी रोजगार कर रहे थे और अपराध में भी इनकी भूमिका पीछे नहीं है। इसीलिए सरकार ने अब फिल्टर लगा दिया है और भगदड़ मच गई है बंगाल में बांग्लादेशी अवैध घुसपैठियों के मामले में। खबर को बदलते हैं, गृह मंत्रालय ने डेमोग्राफी चेंज करने पर हाई लेवल कमेटी का गठन कर दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके इस बात की जानकारी दी है। गृह मंत्री ने लिखा है कि कमेटी अवैध प्रवास से पूरे भारत में हो रहे डेमोग्राफी चेंज का मूल्यांकन करेगी। उन्होंने कहा है कि घुसपैठ से अननेचुरल डेमोग्राफी चेंज किसी भी राष्ट्र और वर्तमान और भविष्य के लिए बहुत बड़ी चुनौती है।
इस चुनौती से निपटने के लिए 15 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डेमोग्राफी चेंज को लेकर हाई लेवल कमेटी की घोषणा की थी। मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि सरकार ने इस कमेटी का गठन कर लिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कई बार अलग अलग मंचों से देश में घुसपैठ का मुद्दा उठाया है। केंद्र सरकार ने न केवल घुसपैठ रोकने का बल्कि हर एक अवैध व्यक्ति की पहचान करके उनको देश से बाहर निकालने का संकल्प भी ले लिया है। अब देखिए, शिरीन, पायल, ज्योति, प्रिया, पिंकी, इन लोगों की मौत हो गई है। इसे प्रशासनिक हत्या कहा ना जाए तो आखिर कहा क्या जाए? क्या है ये पूरा मामला, जरा ये बता रहे हैं, बात करने जा रहे हैं, क्योंकि खबर को बदल दिया गया है। बात राजस्थान की होगी। कोटा में गर्भवती महिलाएं जिनके पेट में 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 8 महीना, 9 महीने के बच्चे थे, उनको एक इंजेक्शन लगाया गया और उसके बाद क्या हुआ? वो 5 महिलाएं मौत के गाल में समा गई। राजस्थान के सरकारी अस्पतालों की चौखट पर 5 गर्भवती महिलाओं की सांसें थम गई हैं। वजह कोई और बीमारी नहीं बल्कि सरकारी तंत्र की नाक के नीचे चल रहा नकली ऑक्सीटोसिन का काला कारोबार है। डिलीवरी रूम में जिस इंजेक्शन को जीवन रक्षक समझा जाता था, वो मौत देकर इन 5 गर्भवती महिलाओं को चला गया है। राजस्थान की सरकार कहती है कि हम स्वास्थ्य सेवाओं में नंबर 1 हैं। आप नंबर 1 जरूर होंगे सरकार, लेकिन स्वास्थ्य सेवाओं में नहीं बल्कि लापरवाही में, क्योंकि आपकी मुफ्त दवा योजना मौत मुफ्त बांट रही है और इसे मुफ्त मौत योजना कहा जा रहा है। हवाई दावों और चमचमाती पीआर रील्स के पीछे का सच यह है कि आज राजस्थान का आम नागरिक सरकारी अस्पताल जाने से कतरा रहा है। आप भरोसा खो चुके हैं। ये प्रशासनिक विफलता नहीं बल्कि सीधे सीधे प्रशासनिक हत्या करार दिया जा रहा है और जांच का मरहम लगाया जा रहा है। सरकार बड़े बड़े विज्ञापनों में स्वास्थ्य का अधिकार वाला ढिढोरा पीटती है, लेकिन हकीकत 5 लाशों के रूप में अस्पताल के मुर्दा घर में ये पड़ी है। राजस्थान में नकली ऑक्सीटोसिन की सप्लाई का एक ऐसा खूनी नेटवर्क सक्रिय है जिसकी जड़ें शायद सचिवालय की फाइलों तक पहुंचती हैं। आखिर कैसे ड्रग कंट्रोलर की नाक के नीचे मौत के ये सौदागर खुलेआम घूम रहे हैं? अब कोटा में मौत का इंजेक्शन कैसे लगाया गया? देखिए, टॉक्सिन 5 ml का सैंपल जांच में फेल साबित हुआ। ऑक्सीटोसिन कंपोनेंट इसमें पर्याप्त मात्रा में नहीं मिला। कोटा में महिलाओं को 1 ml इंजेक्शन लगाया गया। कोटा के अस्पताल में 5 प्रेग्नेंट महिलाओं को इसी इंजेक्शन से मौत की पुष्टि हो गई है। इसलिए ताकि इनको इंजेक्शन क्यों लगाया गया? ये क्योंकि इनको प्रसव पीड़ा शुरू हो चुके, गर्भाशय से होने वाली ब्लीडिंग को रोका जा सके। इंजेक्शन की बैच संख्या I7881 का सैंपल फेल साबित हुआ। ड्रग स्टोर से ऑक्सीटोसिन दवा का स्टॉक जब्त कर लिया गया है। कंपनी की दूसरी दवाओं की सैंपलिंग का आदेश दिया गया है। इंजेक्शन बनाने वाली कंपनी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। लेकिन सवाल यह है कि जो 5 गर्भवती महिलाएं मर गईं, वो क्या वापस आ जाएंगी इससे? खैर, सवाल सीधा है, क्या दोषी कंपनी को सरकारी अधिकारियों को संरक्षण मिला हुआ है? वो कौन सी अदृश्य ताकत है जो नकली दवाओं के इस काले कारोबार को खाद पानी दे रही है? आज राजस्थान की हर बेटी, हर मां ये बात पूछ रही है, क्या जान की कोई अहमियत नहीं है? राजस्थान के ड्रग कंट्रोलर क्या कुछ कह रहे हैं इस पूरी घटना के बाद 5 मौतों की बात, जरा वो सुनिए। आज ही हमारे पास में रिपोर्ट आई है जिसमें ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन का जो नमूना है वह अवमानक कोटि का पाया गया है। उसमें मूल घटक ऑक्सीटोसिन जो 0 पाए गए हैं। ये नमूना हमारे औषधि नियंत्रण अधिकारियों के द्वारा कोटा से लिया गया था और जांच के उपरांत इसमें मुख्यतः जो स्टेरिलिटी टेस्ट है और बैक्टीरियल एंडोटॉक्सिन टेस्ट है, उसके अंदर ये मानक कोटि का पाया गया। उसमें किसी प्रकार की वो नहीं है। ये खबर सचमुच हैरान करती है, परेशान करती है, लेकिन सिस्टम कब बदलेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है।